कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी का पहला भाग ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। सब क्लियर कर उन्होंने ललिता जी को खुद दवाई दी। फिर नर्स को सब समझाकर गोलू का सामान उठाकर अपने रूम की तरफ बढ़ गए। सामान ही रख लो, मेरा क्या काम है फिर, वो खुद में ही बोली। पता नहीं उन्होंने सुना कि नहीं, पर वो रुके नहीं। अब इतना इशारा गोलू के लिए काफ़ी था कि वो रहेगी उनके कमरे में ही। गोलू जब रूम में आई तो वो अभी शर्ट पैंट के बाहर किए हुए बालकनी में खड़े हुए किसी से बात कर रहे थे। गोलू ने ध्यान से उन्हें देखा, खुद हिम्मत कर आगे बढ़ी। सुनिए, वो हिम्मत कर बोली तो फ़ोन काट कर मुड़ते हुए अंदर जाने को हुए तो वो झट से सामने खड़ी हुई। बात करिए मुझसे, गुस्से में थी तब। मैं मान रही हूँ गलती हो गई, पर मुझे सफाई देने का मौका तो दीजिए। वो उनकी पसंद ऐसे ही थोड़ी ना थी। उसकी सबसे बड़ी आदत अपनी गलतियाँ मानना। वो किसी पर थोपती नहीं थी कुछ भी। हटिए, आवाज़ सख्त हुई उनकी। गोलू कुछ कांपी पर फिर संभल कर बोली, नहीं, आई एम सॉरी मिस्टर रंधावा। वो बोली ही थी कि वो पलटे और आंखें उस पर टिका दी। गोलू खामोश हुई थी बिल्कुल। उनकी खून हो चुकी आंखें, जिनमें बेहद गुस्सा और तकलीफ दोनों का मिला जुला असर साफ था। वो आंखें कहाँ गईं जो सिर्फ प्यार से उसे देखा करती थीं। दिल पिघल उठा गोलू का। उसका उन आंखों से गला रूठ सा गया। आंखें छलक पड़ी उसकी, जिन्हें उसने बंद तब किया जब उन्होंने उसके बाजुओं को पकड़ा। कहा था मैंने आपसे, मुझसे अलग होने का कोई कदम मत उठाना। सब कुछ बर्दाश्त है मुझे, पर ये नहीं। आपने जानबूझकर कोशिश की है। अलकनंदा, उन्होंने उसका पूरा नाम लिया तो उसने पलकें खोलकर उन पर टिकाई। जहर लगा था उनके मुंह से अपना पूरा नाम उसे। उस वकील की तो हस्ती मिटेगी ही, और जिसने ये पेपर मुझे पहुंचाए उसका भी पूरा हिसाब होगा। बस आपका हिसाब आप खुद सोच लीजिए। कहा था मैंने कभी अपने नाम से मेरा नाम अलग करने की कोशिश मत करना, पर आपने की। मैं गुस्से में थी तब। आप सुनिए तो मेरी बात, वो रूधी हुई आवाज में बोली। नहीं सुनूंगा, और अब मैं गुस्से में हूँ। वो उसकी बाजू छोड़ पीछे हट कर बोले। गुस्से में उन्होंने अपने बालों को पीछे किया, फिर शर्ट टक करते हुए मोबाइल लेकर बाहर की तरफ बढ़ गए। कहाँ जा रहे हैं? वो भी गोलू थी, यूं ही थोड़ी ना हार मानेगी। क्यों बताऊं? आप बताती हैं कुछ भी करने या सोचने से पहले। वो अभी उतने ही गुस्से में थे। ताना मत मारिए, बताकर जाइए मुझे, वो फिर चिल्लाई, पर वो खामोश रहे। इस आदमी की तो मैं, वो उनके जाते ही बेड पर लात मार कर बोली, फिर दर्द होते ही खुद ही रोने बैठ गई। मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई। ये आदमी मुझे जीने नहीं देगा अब। मुझे पता था, वो सर पर हाथ रख कर बोली। फिर नज़र दरवाजे पर पड़ी, जहाँ खड़ी सर्वेंट उसे अजीब सी देख रही थी। क्या है? वो रोते रोते चिल्लाई। फिर खुद पर गुस्सा होकर ही आवाज़ नर्म की। क्या है? कुछ काम था क्या? नहीं मैम, मैं लंच लाई थी। सर ने कहा कि आप नीचे नहीं आएंगी और वो कहीं बाहर गए हैं, तो मैं आपका लंच ऊपर ले आई। हाँ सर तो यही कहेंगे, पहले खाना खिलाएंगे फिर ताना देंगे। कुछ कहा आपने मैम? नहीं, ले आओ खाना, मुझे वैसे ही भूख लगी है, वो आंसू साफ कर बोली। तो सर्वेंट सर हिलाती हुई उसका खाना लगाकर प्लेट लगाकर उसके पास आई। मैम ऊपर बैठ जाइए। नहीं मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, माँ सो रही हैं अभी, वो सर उठाकर बोली। यस मैम, वो मुस्कुरा कर बोली। तो गोलू ने सर हिलाकर उसे जाने का इशारा किया। मुझे अलकनंदा बुलाया, छोड़ूंगी नहीं इस लौह पुरुष को मैं, वो खाने का निवाला मुंह में रख कर फिर से रोकर बोली। बुरा तो लगा था उसे, बस वो कुछ अलग सी थी, बिल्कुल मजबूत इरादों सी। खुद को पक्का तो उसने उनके आने से पहले ही कर चुकी थी कि चाहे जितना भी नाराज हो, बस वो कुछ अलग सी थी, बिल्कुल मजबूत इरादों से। खुद को पक्का तो उनके आने से पहले ही कर चुकी थी कि चाहे कितना भी नाराज हो वो उससे, वो हार नहीं मानेगी। आखिर जानती थी वो उन्हें। गुस्सा तो उसी पर सबसे ज़्यादा आता है जिससे प्यार बहुत हो, और करते थे उससे प्यार, बेहद करते थे, और ये बात गोलू जानती थी, और वो खुद भी। तो खुद से पूछे गए इस सवाल पर वो कुछ रुक सी जाती थी। मन की गहराइयों से आती आवाज़ उसे हौले से बता तो जाती थी कि यूं ही तो नहीं फर्क पड़ता किसी की छोटी छोटी बातों से, जैसे उसे पड़ने लगा है। फिलहाल अभी के लिए गोलू ने वाकई खाना खाया नहीं गया।
तो उसने फ़ोन लगाकर 1 घंटे कम से कम अपना सारा दुखड़ा अपने चुन्नू मुन्नू को बताया। फिर अपनी माँ के सामने दंदनाती हुई खड़ी हुई। खुश तो बहुत होंगे आप, आखिर हो गया है ना आपके मन का? हाँ, इसमें कोई शक है भला? मेरा दामाद है ही इतना अच्छा, तो भगवान करे सब अच्छा ही अच्छा हो उसके साथ। वो बिस्तर पर एक हाथ से व्हाट्सएप पर अपनी डोली फ्रेंड्स को यहाँ का हाल बताती हुई बिना उसकी तरफ देखे बोली, हाँ हाँ, मैं ही राक्षस हूँ, आपका दामाद ही तो है देवता, ज्ञानी। और कितनी निर्दयी हैं आप, अपनी खुद की बेटी पर हुए अत्याचार आपको दिखाई ही कहाँ देंगे? कौन से अत्याचार? अच्छी भली तो है तू, और वैसे भी तेरे खुद के कर्म है जो ये दुखड़ा तुझे मेरे सामने रोना पड़ रहा है। मम्मी, वो कुछ मुंह बनाकर उनके पास बैठी, जिस पर ललिता जी को अपनी बेटी के मन की छटपटाहट साब उसके चेहरे पर दिखाई दी। उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। पति सब अधिकार और फिक्र दिखाकर रूठे तो समझ जाना चाहिए कि उसका दिल दुखा है, लेकिन अगर पत्नी प्यार और सब्र से कोशिश करे तो सब ठीक हो सकता है मेरी बच्ची। वो कुछ दुलार से बोली तो गोलू धीरे से उनसे सट गई। मम्मी, उनकी गोद की गर्माहट से वो धीरे से बोली। एक कतरा आंसू उसके गालों पर लुढ़क आया। वो कोशिश से कहाँ डरती है, बस उसका मासूम सा दिल उनकी बेरुखी से दुखता भी तो है, तो आंखें तो बरसेंगी ही ना। विक्रमादित्य उनके आते ही हाल में बैठी हुई करुणा के होठ हिले तो वहां बैठे हुए आलोक जी के साथ साथ युग युगान भी उठ खड़े हुए। हेलो एवरीवन, वही अंदाज, पर आज बात कुछ अलग थी उसमें। भाई आप, इतने दिनों बाद? युवान आगे बढ़ उनके गले लगकर बोला। अब क्या करें मिसेज करुणा रंधावा को मेरी फिक्र ही इतनी है कि आना पड़ता है। एक सिहरन सी थी उनकी आवाज़ में। क्या हुआ विक्रम, अब क्या किया करुणा ने? आलोक जी असमंजस से बोले। मैंने तो बस उस लड़की का सच ही दिखाया है और हवा में बात नहीं की, सबूत भी भिजवाया था कि वो बस हमारे परिवार की इज्जत उछालना चाहती है। बोलो विक्रम, मिले तो होंगे ना तुम्हें वो साइन किए हुए तलाक के पेपर? करुणा एकदम से बोली तो उन्होंने आज हाथ दिखा उन्हें वही रोक दिया। वो लड़की नहीं है, मेरी बीवी है, मैंने पहले भी बताया था आपको। और दूसरी बात, मेरे और मेरे बीबी के बीच क्या हो रहा है क्या नहीं, उसमें किसी भी बात को लेकर आने का हक मैंने किसी को नहीं दिया है। आइंदा ये गलती कभी ना हो, वो दांत किलस कर बोले। तो करुणा जी खामोश हुई। विक्रम, ये सब क्या कह रही हैं करुणा? कैसे पेपर? क्या हो रहा है तुम्हारे और बहू के बीच? आलोक जी कुछ फिक्र से बोले। बस इन्हीं बातों की वजह से वो गोलू से गुस्सा हुए थे। उसे उससे जुड़ी किसी बात का यूं सबके सामने सवाल बन जाना, बस यही तो पसंद नहीं था उन्हें। बस इसी सवाल के जवाब के लिए वो गोलू को घर ले आए थे। पापा, कुछ नहीं हुआ है मेरे और मेरी वाइफ के बीच, आपको यकीन ना हो तो आप पता करवा लीजिए। मैं उसे घर लेकर आया हूँ, उन्होंने पॉकेट में हाथ डाल आलोक जी की तरफ मुड़कर कहा। अब भी आंखें नहीं खुली तुम्हारी? बस कोई सवाल कोई जवाब नहीं, वो करुणा जी के बोलते ही बोले। हर बार जब भी कुछ सही होने को होता है आपकी वजह से बिखर जाता है, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। आइंदा कभी भी मेरे और मेरी बीवी के बीच मत आना, वरना आज तो सिर्फ आपको रंधावा प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग किया है, अगली बार सीधा आप जेल में दिखाई देंगी। देख रहे हैं आलोक जी, आपका बेटा मुझे जेल की धमकी दे रहा है, करुणा झूठे आंसू बहाकर बोली। तो उन्होंने एक तीखी नज़र उन पर डाली। भाई प्लीज आप शांत हो जाइए, अगली बार मॉम ऐसा कुछ नहीं करेंगी। युग बात बढ़ते देख आगे आकर बोला। उसकी नौबत ही अब नहीं आएगी, बोल वो आलोक जी को इशारा कर जाने को मुड़ गए। गोलू घंटों इंतजार करती हुई उनका ना जाने कब सो गई पता ही नहीं चला। देर रात वो घर वापस आए थे। कमरे में आते ही नज़र सबसे पहले सामने बेड पर सो रही गोलू पर पड़ी। हौले से शर्ट के बटन खोलते हुए उन्होंने नजरें उस पर टिका दी। बेसब्री से इंतजार था उन्हें इस पल का, चाहते थे वो कि जब गोलू घर आए ये घर जगमगा उठे। मामूली बात थोड़ी ना है, विक्रमादित्य की जान उनकी जिंदगी में आती और वो ऐसा करते भी। घर वापस आकर उसके आने की बात जब उन्हें पता चली थी तो वो भाग कर इस कमरे में आए थे। उनकी नज़रों से कहाँ बच पाया था वो खत जो वो उनके लिए छोड़ गई थी। अभी भी उन्होंने उसे अपनी पॉकेट की जेब से निकाल कर देखा था।
पर वो खुशी अगले ही पल गुस्से में बदली थी जब उसके साइन किए हुए तलाक के पेपर उन्हें तुरंत रिसीव हुए थे। बहुत 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 प्यार है उन्हें उससे, इसलिए शायद गुस्सा भी बहुत ही आया था। मोहब्बत के बड़े अजीब नियम होते हैं, सज़ा उसे देना चाहते थे और तकलीफ़ उन्हें भी उतनी ही हो रही थी। कितना मुश्किल हुआ था आज उनके लिए जब सामने होते हुए भी वो गोलू को देख नहीं रहे थे। दिल बेचैन हो जाता है, सांसें भारी सी लग रही थी उनकी। हौले से एक हवा का झोंका आया और वो विंड चाइम्स बज उठा। वो ख्यालों से निकलकर हकीकत में आए, धीरे से आगे बढ़े और दिन भर गोलू को ना देखने की कमी को नज़रों से उसे एकटक देखकर पूरी करने लगे। डार्क ब्लू टी शर्ट जिस पर बड़ा सा गुस्से वाला इमोजी बना था, जो उनके इंतज़ार से गुस्सा होकर उसने पहना था। बिखरे हुए तकिए पर बाल, जानते थे उनकी बीबी सोने में कुंभकर्ण की शक्तियाँ लेकर पैदा हुई थी। उसके माथे पर आए बाल हटाकर उन्होंने उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया। दिल धड़का था उसकी करीबी से, पर अभी गुस्सा कुछ ज़्यादा ही थे वो उससे, इसलिए पलटकर दूसरी तरफ लेट गए। अगली सुबह गोलू माता की आंख सीधा 8 बजे खुली थी, वो भी सामने पर्दे हटने के बाद कांच के दरवाजे से छनकर आती धूप से। अरे यार, खिड़की फिर खुली रह गई, खुद से वो बड़बड़ाई। मम्मी खिड़की बंद करो, गला फाड़ कर वो चिल्लाई। फिर कुछ याद आते ही एकदम उठकर बैठी और नज़र सीधा पति परमेश्वर के कामदेव रूपी यौवन पर पड़ी, जिन्हें उसके चिल्लाने पर एकमात्र भी आश्चर्य नहीं हुआ था। गोलू की आंखों की नींद एकदम गायब हुई। परफेक्ट सिक्स पैक में उनका वो वजूद, भीगे बालों के साथ वो सिर्फ टॉवल में मॉडल बने अलमारी से अपने कपड़े निकाल रहे थे। आंखें गोलू की बटन और दिमाग दुनिया के सारे बुरे ख्यालात से भर उठा था। ये आदमी पक्का मुझे पागल करके छोड़ेगा, वो अपने बालों को मुट्ठी में भर लगभग खुद को होश में लाकर बोली। फिर कल रात की बात याद आते ही ब्लैंकेट फेंकते हुए उठकर उनके पीछे आई। कल रात कहाँ थे? वो हाथ बांध बोली, पर मजाल है उन पर असर हुआ हो। वो उसे साइड करते हुए शर्ट निकाल पहनने लगे थे। मैंने कुछ पूछा है आपसे, कहाँ थे आप कल? वो फिर सामने आई, पर वो खामोश रहे। बीबी बेचारी घर पर इंतज़ार करे और आप बाहर जाकर डिस्को दीवाने खेलें। सच बताइए, कहाँ थे आप कल? कहीं कोई लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं? और बात तो गई भाड़ में, पर बेचारी शब्द पर उन्होंने गोलू को ध्यान से घूरती नज़रों से देखा। ठीक है, बेचारी नहीं हूँ मैं, पर बीबी तो हूँ, अब बोलोगे? वो थोड़ा उनके करीब आई तो वो मुड़कर दोबारा अलमारी की तरफ बढ़े, तो इस बार गोलू पलटकर आगे भी आई और उनकी खुली हुई शर्ट मुट्ठी में भरकर पंजों के बल खड़ी हुई, पर रही उनके गले तक ही। बोलते हैं कि नहीं, नाराज हो सकते हैं, पर किसी और की गलियों में नहीं मंडरा सकते। मैंने पता किया था, कल आप उस कपड़ा कम काव्या से मिलने गए थे, भूलिएगा नहीं, मेरे भी जासूस हैं। वो जैसे ही खड़े होकर बोली, पंजे दर्द होने लगे थे, पर अकड़ कम नहीं हुई थी गोलू मैडम की। ऊपर से उनके खामोश से अधर और कुछ सुर्ख गुस्से सी आंखें, भीगी भीगी सी पलकें मन के किसी कोने में उसकी अजीब सी हलचल मचा रही थी, और वो इसके यूं करीब आने से बेताब हो उठे थे। उसकी थकी हुई सांसें उन्हें साफ महसूस हो रही थी, जो वो पंजों के बल खड़ी होने से ले रही थी। कसकर पकड़ते हुए उन्होंने उसे कमर से उठा लिया, पर आज उनके स्पर्श से गोलू की आंखें किसी दर्द से नहीं, सुकून से बंद हुई। काम से गया था, आपको क्या लगता है गुस्से में मैं तलाक के पेपर बनवाता फिरता हूँ? वो खुद को जब्त कर उसके होठों और बंद पलके देख बोले, तो गोलू की आंखें झट से खुली। ताने मत मारिए, और मैंने कहा ना, गलती हुई मुझसे। ये एंग्री यंग मैन लुक देना बंद कीजिए मुझे। आपको फ़र्क पड़ता है मेरे किसी लुक से क्या? आप कौन सा मेरी पत्नी बनने में कभी इंटरेस्टेड थे? यहाँ आप ही के बिस्तर पर इस घर में सुबह सुबह आपका ये कामदेव रूपी अवतार में खाली नाचने के लिए देख रही हूँ। कल को सुहागरात मनाकर 4 बच्चे करके भी यही बोलेंगे कि आपको कहाँ इन सब में इंटरेस्ट था। सारा इंटरेस्ट तो आप लिए घूम रहे हैं, है ना? गोलू फिर ओवर बोली, जिसका एहसास वो तो ना कर पाई, पर उन्हें बखूबी हुआ। जिस्म से लेकर दिल तक छुआ ही उसके इन शब्दों ने, ऐसा महसूस कर रहे थे वो।
उन्होंने झट से उसे कमर से ढीला कर नीचे उतारा और फिर पैंट चेंज करने चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गए। वापस आए तो गोलू बेड पर आलती पालती मारे बैठी थी। सुनिए, वो बोली तो वो पहनते हुए उनके हाथ थमे, पर वो पलटे नहीं। मान जाइए ना, गलती हो गई मुझसे, कब तक नाराज रहेंगे? दोबारा नहीं करूँगी। ओके, मान गया। अब बस खुश हो जाइए, बाकी कोई बात माननी हो मुझे वो भी बता दीजिए, वरना मैं ऑफिस जा रहा हूँ सोचकर मैसेज कर देना। मान लूँगा आपकी बात। वैसे भी क्या ही फर्क पड़ता है मेरे कुछ कहने सुनने से, अलकनंदा। वो पलट कर बोले तो वो तमतमा उठी। ये आप मुझे अलकनंदा कहना बंद कीजिए, वो झल्ला कर बोली। क्यों? वो मोबाइल उठा उसकी तरफ देख कर बोले। और गोलू खामोश हुई। क्यों? यही तो बता नहीं पा रही थी वो। कैसे कहे कि ऐसे बात मान लेने के लिए वो नहीं कह रही, और ना ही ऐसी माफ़ी उसे चाहिए। उसका दिल तो उन्हें वैसा देखना चाहता है जैसे वो पहले थे। वो मोहब्बत से भरी आंखें, वो गहरी सी आवाज़, वो सुकून सा आगोश। और क्यों चाहती है वो ऐसा, ये भी तो उसे नहीं पता। क्या कुछ बदल गया है उसके अंदर, या फिर कुछ होने लगा है? आंसू छलक कर गालों को भिगो चुका था उसकी, और वो खामोशी से उनके सामने से हट गई। ऐसे जंगलियों की तरह रहोगी तो मिस्टर रंधावा क्या मैं खुद ना मानूंगी? नोनू मुंह में समोसा ठूस कर बोली। आज 10 दिन हो गए थे, ललिता जी के हाथ और पैर का प्लास्टर हट चुका था। इसी खुशी में उनकी दोनों डोली फ्रेंड्स और नोनू और समीर उसके सर पर बैठे थे। इस बीच गोलू ने जितनी बातें थी सब उन्हें सुना दी थी। उन्हें मनाने के लिए सॉरी भी बोला, पर मजाल है उस लौह पुरुष पर कुछ असर हुआ हो। ऊपर से 2 दिन से गायब थे वो। सिंह से पता चला कि वो आजकल ऑफिस में रहते हैं, काम ज़्यादा है। मैं ऐसी ही हूँ, गोलू झल्ला कर चिल्लाई। देख गोलू, शादी हो गई है तेरी, कुछ सजा संवरा कर साड़ी पहन तैयार हो। पति आधा तो देख कर ही तुझे लट्टू हो जाएगा। क्या कहती है ललिता? सीता आंटी प्रवचन शुरू कर चुकी थी। मैं तो कब से कह रही हूँ कि ये घिसे हुए कपड़े पहनना बंद कर और बालों को तेल डालिए घोंसला मत बनाया कर इसका, पर मेरी सुनता ही कौन है? आपके दामाद को मैं ऐसे ही पसंद हूँ, और क्या तैयार होकर घूमूं? देखते तक नहीं आजकल मुझे सही से। बोलते हुए आवाज़ कुछ धीरे और नम हुई थी उसकी। बहुत दुखता था दिल आजकल गोलू का। उसके सोने के बाद आते, पलटकर सो जाते और उसके उठने के पहले चले जाते। गोला रो रहा है? समीर झुककर उसका चेहरा देखकर बोला। और तू खा रहा है कमीने? वो उसका समोसा छीन कर बोली। तो तू भी खा लेना, वो बड़े प्यार से दूसरा समोसा उठाकर बोला। समीर, चिढ़ा मत उसको, देख नहीं रहा बेचारी कितनी परेशान है? इधर आ बैठ गोलू। गीता आंटी बड़े प्यार से उसे दुलार से बोली। आपको बिचारी लगती तो हूँ, उस आदमी को तो मैं बिचारी भी नहीं लगती। घूर घूर कर देखते हैं, अगर कभी मेरे मुंह से निकल जाए ये सब। वो समोसा खाते खाते भी रोकर बोली। तो सीता और गीता आंटी उसके दोनों तरफ कब्जा जमा बैठी। रो मत, तू ऐसा कर, आज बिल्कुल छोड़ना मत अपने पति को। रोना धोना, पर ना खुद सोना और ना उन्हें सोने देना। देखना पक्का मान जाएंगे। मान जाएंगे? आपको कैसे पता? वो उनकी तरफ देख बोली। अरे ऐसे ना जाने मैंने कितने पतियों को मनाया है। सीता आंटी ताल ठोक बोली। ओ हेलो माता श्री, एक ही पति हैं आपके, और मेरा बाप भी। समीर, जिसे पतियों की बात पर खांसी आई थी, वो तुरंत बोला। हाँ, मेरा मतलब वही है, तू बस हिम्मत ना हार। आंटी सही कह रही हैं गोलू, तू ना बस हिम्मत मत हार। नोनू भी लाइन में आई। बस थोड़ा रोना कम कर, बहुत बुरी लगती है तू। समीर फिर बोला। मैं इसका सर फोड़ दूंगी, गोलू चिल्लाई। अरे उसको छोड़, तू बस इतना सोच बेटा कि तुझे करना क्या है। जैसा जैसा आंटी बता रही हैं वैसा कर। ललिता जी भी टूटा हाथ और पैर संभाल कर सर पर हाथ रखकर बोली। दीवारों से सर मारूं? उसके लिए आपका वो झिलमिलाता आसमान का चमकता सितारा दामाद घर पर भी होना चाहिए। 2 दिन से मुंह कहीं दिखा है उनका? अरे काम होगा बेटा उसे कोई। हाँ, प्रधानमंत्री है ना वो देश के, काम होगा। वो उनकी नकल करती हुई पैर पटक बाहर की तरफ बढ़ी तो उसके पीछे उसके चुन्नू मुन्नू भागे। वैसे सिर्फ नाराजगी का ही फर्क है या फिर कुछ और हुआ है मेरे गोले को? नोनू उसे सीढ़ियों के पास पकड़ बेहद प्यार से उसे देख बोले। और क्या होगा? प्यार। समीर ने आंखें नचाई। उसके आगे तो गोलू की आंखें अनकहे जज्बातों के रंगों से सुर्ख हो उठी।
कोई प्यार वार नहीं है उन्हें मुझसे, ऐसे ही कहते हैं। होता तो ऐसा करते। दिल भर आया था, आंखें नमकीन हो उठी। जिसका दर्द दिल तक हुआ उसे। हम उनकी नहीं तेरी बात कर रहे हैं। अच्छा नहीं लगता मुझे अब नोनू उनका यूं मुझे इग्नोर करना। जानती हो आजकल कुछ ज़बरदस्ती मानने के लिए कहो तो मान जाते हैं फट से। कोई बात गोल नहीं करते। मुझे वो बाल नोचने की फीलिंग आती थी ना उनकी किसी भी बात के, और कोई जवाब देने से वो भी नहीं आती। देखते हैं तो वैसे नहीं देखते, और यहाँ तक छूते तक नहीं है मुझे। वो पूरी बात अपने चड्डी बड्डी यारों को बता कर दिल हल्का कर रही थी। पर तू तो कहती थी ना कि हे भगवान ये आदमी मुझे ना छुआ करे वरना मेरे हाथ पैर तोड़ देगा ये किसी दिन। समीर फिर अम्मा बना। इसको शर्म वर्म सिखा कुछ नोनू, वरना एक दिन इसका मुंह परमानेंट के लिए तोड़ दूंगी मैं। तुम चुप रहो ना, देख नहीं रहे गोलू रो रही है। अच्छा ठीक है ठीक है। देख गोलू तुझे एक खास बात बताता हूँ। हम लड़के हैं ना, ज़्यादा बातें जल्दी दिल पर नहीं लेते। प्यार भले ही दिन में 10 बार जता ना पाए, पर उससे दूर होने की तकलीफ हमें भी लड़कियों जितनी ही होती है। और फिर जब जिससे प्यार हो वही कुछ बेवफाई सा दिखाए तो वो गुस्सा नहीं है हमारे लिए घुटन बन जाता है। समीर बेहद गंभीर दिखा तो नोनू और गोलू ने ध्यान से उसे देखा। इतना भी अल्हड़ नहीं था वो, समझदार था या फिर बेहद प्यार और फिक्र करने वाला। खुद को तकलीफ भूल जाओ गोलू, सोचो वो कितना घुटन में होंगे। वो उसके सर पर हाथ रख कर बोला तो गोलू के साथ साथ नोनू भी समीर के सीने से लग गई। रात के साए फैल गए थे। गोलू अभी वहीं बेड से टिकी हुई कमरे में बैठी थी। कुछ सोच वो उठी। अलमारी खोल वो सुंदर सी पिंक साड़ी जिस पर सिर्फ किनारे पर वाइट छोटे छोटे नगों की लैस सी लगी हुई थी। मुंह धुला और वही साड़ी पहनकर बाहर आई। बालों को अच्छे से कंघी कर उन्हें खुला रख क्लचर लगाया। मांग में सिंदूर, हल्का काजल और मंगलसूत्र। कानों में वो पहले से ही छोटे छोटे मोर पंख वाले ईयरिंग पहनी हुई थी। नज़र आईने पर डाली कि और क्या करना है, पर कोई कमी नज़र ही नहीं आई। मन के किसी कोने में अपनी माँ की कही हुई बात का मतलब आज समझ आया। पति ही असली श्रृंगार होता है गोलू, बस ये सुहाग की निशानियाँ और पति की वो प्यारी सी नज़र आज जाना उसका सही मतलब होता है। उन निशानियों को सिर्फ तन पर सजा लेने के बाद कोई मोती मोंगा कुछ ना पहनो, पर सब संपूर्ण हो जाता है। बस उनकी नज़र ही बाकी थी उस पर उसने खुद को देख आज आंखें दरवाजे पर टिकाई। बेहद इंतज़ार किया था इन दिनों उसने उनका। अगर कोई मोहब्बत समझे तो हाँ, मोहब्बत ही हो गई है उसे अपने पति से, कि आज उनकी बेरुखी तकलीफ देकर भी सुकून दे रही थी उसे। जितना नाराज़ हुए थे वो उससे, जानती थी उतना ही प्यार करते हैं वो उससे। हेलो मिस्टर सिंह, काफ़ी देर बाद उसने फ़ोन लगाया। यस मैम, वो उधर से ग्रीट कर बोले। वो मिस्टर रंधावा निकले क्या ऑफिस से? उसने बेताबी से सवाल किया। यस मैम, वो तो लगभग 1 घंटे पहले ही निकल गए, पहुँचे नहीं अभी तक। हाँ पहुँच रहे होंगे, बोलकर गोलू ने फ़ोन रखा। फ़ोन पटक कर वो बालकनी में आकर खड़ी हुई, पर अभी बाहर बिल्कुल सन्नाटा था। गोलू वापस आई। रूम की वो धीमी लाइट खुद ब खुद ऑन हुई थी। रात के 10 बजते ही लाइट अगर ऑन होती थी तो उसके बाद खुद ब खुद ऑफ हो जाती थी। उसका मन नहीं हुआ दोबारा लाइट ऑन करने का। वो वापस बालकनी में आकर काउच पर बैठ गई। उसने धीरे से अपने नंगे पैर उस हरी घास जैसे मुलायम कारपेट पर रगड़े। उनमें पहनी हुई वो एक बिछिया जो उसकी माँ ने कभी उसे निकालने ही नहीं दिया, और उसने भी तो कभी नहीं निकाला शादी से। ये सब नहीं दिखा कभी आपको, पर यह दिख गया कि साइन हो गए मुझसे। कभी इन चीज़ों को अलग किया है खुद से जो आपको करूँगी? हो गई गलती मुझसे, इतना भी क्या रूठे आप अपनी अलग से। बोल। उसने आंखें बंद की तो पलकों के चिलमन में छिपे आंसू छलक पड़े। धुंध की पतली सी चादर जब गहराकर कोहरा बन गई तो मौसम कुछ ज़्यादा ही सर्द हुआ। उसे ठंड से महसूस हुई तो वो एकदम उठकर बैठी। वो वहीं बालकनी में बैठी हुई सो चुकी थी। वो झटके से उठकर रूम में आई तो कोई हलचल नहीं थी, बस सांसों में वही महक घुल सी गई जो वो कभी भूलती नहीं थी। उसने पलट कर देखा। उस राउंड सोफे पर वो अधलेटे से आंखें बंद किए हुए उसे दिखाई दिए। साइड टेबल पर रखा कोट, मोबाइल और पास निकाल कर रखे हुए जूते साफ बता रहा था शायद वो बहुत थके हुए थे इसलिए वहीं आकर बैठे, उठे भी नहीं।
टेबल के ठीक पास कोने में रखे हुए उस खूबसूरत से लैंप की रोशनी में उनका वो थका हुआ चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। बढ़ी हुई बियर्ड, खामोश होठ और आंखों में छाई हुई वो लंबी झालरों जैसी पलकें और माथे पर लगी हुई दो लंबी उंगलियां और एक पैर सोफे पर और एक जमीन पर टिका हुआ था। समेट नहीं पाया था वो सोफा उनके वजूद को बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो हल्की बैगनी सी लगती हुई उनकी शर्ट। आज गोलू ने ध्यान से उसे देखा, खुद को अलग रख सिर्फ उन्हें, वाकई वो उलझे से लगे थे उसे। मिस्टर रंधावा, वो झुककर उनके पास जमीन पर घुटनों के बल बैठ धीरे से बोली, पर शायद उन्हें सुनाई नहीं दिया। तो उसने हवले से एक हाथ उनके सीने पर रखा और बोली, मिस्टर रंधावा। वो झट से हरकत में आए और वो कुछ चौंक कर पीछे हुई। बस वो इतना ही बोले और उठ बैठे। आंखें खोल उन्होंने उसकी तरफ देखा। मैं कह रही थी बेड पर लेट जाइए, आप सोफे पर फिट नहीं हो रहे। गोलू कुछ समझ ना आने पर इतना ही बोली। वो बोल उठ खड़े हुए और बेड की तरफ बढ़ गए। सुनिए, वो पीछे से आंसू जब्त कर बोली तो वो रुके। एक नज़र देखा तक नहीं था उन्होंने उसे। आज तो मेले में खोई हुई नहीं लग रही थी वो, फिर भी। घर आ जाया करिए, इतना भी मुझसे क्या नाराज़ होना कि घर पर ही नहीं आते, वो भरे गले से बोली। मैं आपसे नाराज़गी की वजह से नहीं, काम की वजह से नहीं आया था, और आप टेंशन ना लें, जब काम नहीं होगा तो घर वापस आ जाया करूँगा। वो बिना मुड़े ही बोले। मेरी बात तो सुनिए। गोलू का सब्र टूटा था। वो तो तुरंत उनके आगे आकर खड़ी हुई। कब तक नाराज़ रहेंगे मुझसे? 2 दिन से आपको मैंने देखा तक नहीं है। आपको पता है मैंने कितना इंतज़ार किया आपका। सुनते क्यों नहीं है मेरी बात? कौन सी बात आपकी नहीं सुनता या नहीं मानता, बता दीजिए मुझे। मुझे ऐसे नहीं मनवानी कोई भी बात आपसे। तो कैसे मनवानी है वो तरीका भी बता दीजिए। वो माथे को 2 उंगलियों से सहलाकर बोले। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, गोलू झल्लाई। ओके, गुड नाइट। वो भी कहाँ कम थे, उसे और चिड़चिड़ा बनाना तो उनके बाएं हाथ का खेल था। आपको नींद आ रही है, सोना है? अरे कैसी नींद आ सकती है आपको? मैं बात कर रही हूँ, मेरी कोई इज्जत है या नहीं? मैंने ऐसा कब कहा? आपको लगता है मैं आपकी इज्जत नहीं करता? वो बेड पर बैठकर बोले। वो खुद उससे यूं बेरुखी दिखाते थक चुके थे। दिल करता था अब उनका कि वो उसे खुद मौका दे और वो मना ले उन्हें। प्यार के रिश्ते ऐसे ही तो होते हैं। गुस्सा नाराज़गी कभी बढ़ ही नहीं सकती। अगर दोनों पक्ष नाराज़ होकर कुछ वक्त बाद चाहने लगे कि बस अब नहीं, या तो मना लो या फिर मुझे बात करनी ही है। सुनिए, वो ना जाने कितने पल उन्हें देखती रही, फिर उनके करीब बैठकर बोली तो उन्होंने मुड़कर गोलू को देखा। उसने हौले से अपनी हथौलियों से उनके चेहरे को भर लिया। उसके स्पर्श से विक्रमादित्य की आंखें सूख हुई। बहुत परेशान किया है ना मैंने आपको, इसलिए आप मुझसे बदला ले रहे हैं। पर ये जान लीजिए मैं ऐसे ही परेशान करूंगी आपको, बस आप मुझे परेशान नहीं कर सकते। आपको कोई हक नहीं है, मेरा हक आप नहीं छीन सकते। मान जाइए ना। बोलते हुए उसका गला रुस सा गया, पलकें एक साथ छलक पड़ी। रोना बंद करिए। वो हौले से उसके करीब बढ़कर बोले। उनकी आवाज़ की कशिश गोलू को बेचैन सा कर रही थी। वो हल्का सा पीछे झुकी तो उन्होंने गोलू की कमर पकड़ खुद के करीब किया तो उसके हाथ उनके सीने पर जा रुके। अलग, वो बहुत धीरे से उसके होठों के करीब आकर बोले तो गोलू ने कुछ महसूस किया। आपने कुछ पिया है? उसके अंदर की एकदम टिपिकल वाइफ जागी। वो उसके होठों को हल्के से छू कर बोले। दूर हटिए मुझसे। कहाँ शराबी बने घूम रहे हैं, इसलिए मैं पागलों की तरह चिल्ला रही हूँ और आपको रोमांस की पड़ी है, और उससे पहले नींद आ रही थी। वो उनकी पकड़ में छटपटा कर बोली, पर छूट ना सकी। वो उसे बेड पर लिटा चुके थे। शराबी नहीं हूँ मैं, आज बस एक खास क्लाइंट के साथ था तो मना नहीं कर पाया। रोज पी कर नाली में गिरने वाला शराबी नहीं हूँ मैं। वो उस पर झुके हुए बोले। तो क्या वैसे बनने का इरादा है? वो भरी आंखों से उन्हें देख कर बोली। आपसे नाराज़गी का कुछ तो गम हमें भी है। पता है कितना गम है, दिख रहा है, तभी पैक छलकाए जा रहे थे कहीं। वो खफा खफा सी बोली। ऐसा नहीं है। वो खुमारी से उसके मांग में भरे हुए सिंदूर की फैली हुई रंगत को देख धीरे से बोले।
इतना भी नशा नहीं था उन्हें कि अपनी जिंदगी उनके सामने यूं आकर खड़ी हो और वो उसका नशा खुद पर हावी ना कर पाए। आंखें खोलते ही पहली नज़र उसी पर गई थी। 1 मिनट भी नहीं लिया था उन्होंने उसके माथे की बिंदी से लेकर उस साड़ी में गजब ढाते उसके वजूद को आंखों में उतारने के लिए। तो कैसा है बता दीजिए मुझे। कुछ नहीं, और कोई बदला नहीं ले रहे हम आपसे, वो उसमें खोते हुए बोले। धीमी सी रोशनी, हल्का सा गर्म कमरा और वो माहौल की रंगीनियाँ और तन्हाई। मोहब्बत यूं मिले तो दिल बेईमान होना तो बनता है, ऊपर से उसका वो मनाते मनाते रूठना। दिल हार तो बहुत पहले ही गए थे वो उस पर, आज बस फिर से हारना चाहते थे। गोलू ने उनकी नज़रों में उतरे हुए रंगों को देखा तो नज़र चुराई कुछ। अभी नाराज हैं? शर्ट की बटन पर उंगली चलाकर गोलू वही नज़र रख कर बोली। वो उसके गले पर होठ चलाकर बोले। कब तक रहेंगे? जब तक आप ऐसे मनाती रहेंगी, वो वही पुराने अंदाज में उसकी कमर पर अपनी पकड़ बनाकर बोले। दर्द से या सुकून से पलकें झुक गई थी गोलू की। अगली बार राष्ट्रपति के साथ भी मीटिंग करना या फिर मोहल्ले के कूड़े वाले के साथ, अगर एक भी पैग लगाए मिल गए मुझे आप, तो पक्का मुंह तोड़ दूंगी आपका। ठीक है, वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोले। बियर्ड क्यों बढ़ा रहे थे? बाबा बनने का इरादा था क्या? ऐसा ही समझ लीजिए, वो उसके होठों की तरफ देखकर बोले। इतनी भी नादान ना थी वो, जिंदगी के हर थपेड़े सह चुकी थी, इसलिए नज़रों की भाषा पढ़ना आता था उसे। उनकी आंखों में उतरी हुई मोहब्बत बिल्कुल वैसी थी जैसी उसने पहले दिन से देखी थी, पर आज उनकी आंखें जो रंग ले आई थी, उस रंग की लालिमा उसकी आंखों से लेकर जिस्म तक उतर रही थी। उनके कमर से फिसलते हुए हाथ उसके आंचल को हल्के से खींच रहे थे। उन्होंने हौले से नज़र उठा उसकी आंखों में झांका, जैसे खुद पर अख्तियार ना रखने की वजह मिल जाए। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। गोलू नसीली हो चुकी आंखें उनकी नज़रों से मिलाकर बोली, और वो खामोश से हो गए, जैसे और कुछ चाहिए ही नहीं अब। उसकी कमर पर रखी हुई उनकी हथेली की पकड़ हल्की हो गई, जो महसूस कर गोलू ने झट से उस पर हाथ रख दिया। आपकी बीबी अलकनंदा विक्रमादित्य को आपसे मोहब्बत हो गई है मिस्टर विक्रमादित्य रंधावा। यकीन करिए, आप भागने की कोशिश भी करेंगे ना तो भी हिलने नहीं दूंगी आपको। पूरी जिंदगी मुझे देखना है, मुझे झेलना है, मुझसे ही लड़ना है, और ऐसे कभी नाराज नहीं होना है जैसे इस बार हुए थे। वो भरे हुए गले से बोली तो उन्होंने उसे तुरंत खुद से जकड़ सीने से लगा लिया। सब मंजूर है, सब सब मंजूर है, बहुत प्यार करते हैं हम आपसे अलग, बहुत बहुत प्यार करते हैं। वो बेपनाह टूट कर बोले थे उससे, और उसने उनके आगोश में खुद को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया था। वो पिघलती हुई रात और उनकी वो मोहब्बत, लाश जो कभी आती ही नहीं थी गोलू को, कहीं दिल के कोने में छिपी हुई वो बाहर आ गई थी। सच कहते हैं, जब एहसासों का असर होता है तब सिर्फ अधरों के स्पर्श जैसा नर्म एहसास ही जिस्म पर महसूस होता है, कुछ और नहीं। ऊपर से उनसे आती हुई वो भीनी भीनी खुशबू, जिसमें उनका वो वजूद सिर्फ प्यारा लग रहा था, फिर चाहे वो नरमी बिल्कुल भूल ही गए हों। पहला स्पर्श, पहला मिलन यादों की डायरी का सबसे सुंदर एहसास होता है, जो कभी पुराना नहीं होता। हौले से पलके खोल उसने उनके उस वक्त के पहली बार आए रूप को यादों की डायरी में डालने के लिए पलके खोली थी। सुर्खी ओढ़े उनका चेहरा, बंद पलकों की झालरों के बीच उनकी आंखें नसीली सी बंद थी, और अधरों का स्पर्श इस कदर जैसे पलके उठाने की जान ही उसमें ना बची हो। जिस्मों का एहसास शारीरिक ज़रूरतों से बेहद ऊपर बन जाता है जब मोहब्बत का रंग उसमें चढ़ा होता है, वरना यूं ही नहीं लोग रिश्ते ढोते रहते हैं। जिस्म मोहब्बत करने का ज़रिया बन सकता है, पर किसी से मोहब्बत वो तो बस हो जाती है, पता नहीं बस हो जाती है। सिर्फ वो ही एहसासों से नहीं भीगी थी, वो खुद दीवाने हुए थे, यूं खुद को इख्तियार में रखे हुए थे कि लोग उनके परफेक्शन के चर्चे करते थे, पर आज वो उलझ से गए थे। कभी कभी झुझला उठते जैसे सब्र ही ना हो। फर्श पर गिरी हुई गुलाबी साड़ी, जिस पर लगी हुई सफ़ेद लैस धीमी सी रोशनी में सुंदर लग रही थी,
जैसे ज़मीन पर तारों का आशियाना बना हो। अलग, उन्होंने धीरे से पुकारा। बढ़ी हुई सांसों के बीच आती हुई उनकी आवाज़ और दिलकश हुई थी। वो उनके ही अंदाज में बोली थी, पर उन्हें उनका जवाब उसकी आवाज़ के पीछे आते हुए सुकून से मिल गया था। कुछ नहीं, बस बोले और फिर उसमें पिघलते चले गए। अगली सुबह फिर सामने कांच से आती हुई लाइट से उसकी नींद डिस्टर्ब हुई। मन तो किया उसका कि अभी इस पर पत्थर मारे उठाकर, पर उससे कुछ होता नहीं। उल्टा वो कांच टूट सूरज भगवान को और उसके सर पर स्थापित जरूर कर देता। उसने रोज की तरह कंबल पकड़ मुंह से ओढ़ना चाहा, पर 1 इंच ना कंबल वो हिला पाई और ना वो हिल पाई, क्योंकि अभी के लिए वो पीछे से उसकी पीठ से हाथ डाले कस कर उसे आगोश में लिए हुए थे। ये आदमी मुझे चैन से सोने भी नहीं देता। वैसे तो सुबह 6 बजे उठकर इसे मजदूरी पर जाना होता है, पर आज देखो। वो झुझला कर वैसे ही मुश्किल से सीधी हुई और उनकी तरफ देखा, और नज़र बस वहीं टिक गई। कल रात की खुमारी जहन से गई नहीं थी और नींद उसकी आंखों के कोरों में भरी हुई थी। पर यह देख लेना भी ज़रूरी था, वो उठे होंगे अपने टाइम से, इसलिए तो ये पर्दे खुले हुए हैं, वरना रात को उसे अच्छे से याद था। वो अंदर आते ही पर्दे लगाना नहीं भूली थी, पर शायद फिर लेट गए होंगे बिना कुछ बदले हुए, बिल्कुल रात की सुर्खी लिए हुए। अक्सर नोनू मैडम के प्रपंचों से उसने सुना था कि सुहागरात के दूसरे दिन सुबह सुबह लड़की पर गजब का रंग चढ़ जाता है। वो शर्माकर बोलती थी और गोलू उसका मुंह घूरती थी। तुम सीसीटीवी लगाकर आती हो सबके कमरों में, गोलू झल्लाकर बोलती। नहीं, मुझे पता है, नोनू बोलती और फिर शर्मा जाती। पर गोलू को और लड़कियों का तो पता नहीं, और उसकी सुहागरात भी नहीं आज, पर फिर भी सब वैसा ही तो है। पर रंग तो उसे अपने पति पर चढ़ा हुआ लग रहा था। वो रात भर ना सो पाने से कुछ कटीली हुई पलकें, माथे पर उसके सिंदूर से हुई हल्की सी लालिमा, जिस पर बिखरे उलझे बाल, सुर्खिलिए होठ, खुद को तो अभी आईने में उसने देखा नहीं, पर वो सब कुछ समेटे हुए थे। रंग सिर्फ लड़की पर ही चढ़ता है, लड़कों पर भी रूप बिखर कर आता है। उसने धीरे से खुद को उनके खुले सीने में छुपा लिया और उन्होंने भी नींद में ही उसे अपने आगोश में भर लिया। कंबल की उसे क्या ज़रूरत, जब सिर्फ दुनिया की हर तकलीफ, हर आँच से बचाने के लिए वो उसके साथ थे। अलकनंदा विक्रमादित्य रंधावा का कन्फेशन आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। आज का पार्ट अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। आगे क्या होगा कहानी में जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।